नहीं, उसको लेकर भी पता था अमेरिका को कि क्या कुछ होने वाला है। और अब ईरान जिस तरीके से टूट पड़ा है, यही कहा जाएगा कि वो टूट पड़ा है इस्राइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं मध्य पूर्व के तमाम देशों में, वहां और सैन्य ठिकानों के बाद अब इन देशों के अमेरिकी दूतावासों पर भी ईरान की मिसाइलों के हमले हो रहे हैं। वहां पर जो अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है, तो कुल मिलाकर और इस्राइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। और इधर हिजबुल्लाह लेबनान का जो मिलिशिया है वो भी कूद पड़ा है इस लड़ाई में। इस्राइल ने भी वहां लेबनान में तमाम बमबारी की है, कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में इस्राइल पर जबरदस्त तरीके से बमबारी की है। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका को भी पछतावा हो रहा होगा। हालांकि अमेरिका को एहसास था इस बात का कि जब हम ईरान पर हमला करेंगे तो क्या कुछ होगा। पिछले साल जो 12 दिन की लड़ाई थी उसमें अमेरिका को इस बात का एहसास अच्छे तरीके से हो चुका था, इसीलिए अमेरिका में जनता बड़े पैमाने पर इसके पक्ष में नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई में क्यों कूदना पड़ा। और अब जबकि अब्बास अरागची का बयान आ रहा है कि बातचीत हमारी आखिरी दिशा में थी, यानी उस पर कोई ना कोई डील होने जा रही थी और उसी दौरान ये हमला हो गया है। तो अब बहुत बड़ा सवाल अमलेंदु जी यही है कि आखिर इस्राइल का ऐसा कौन सा दबाव है जिस दबाव के आगे डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की जनता, अपने देश की आवाम की फिक्र भी नहीं कर रहे हैं और झुक गए और उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ईरान पर हमला जो जब ट्रंप ने किया और ट्रंप ने इसके लिए अपने देश में भी कोई बातचीत नहीं की और ये साफ तौर पर आ रहा है। और जो उनका रक्षा विभाग है पेंटागन ने अभी थोड़ी देर पहले अमेरिकी कांग्रेस में ये सूचित किया है कि ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि ईरान पहले हमला करेगा। यानी कि ट्रंप के सामने अब अमेरिकी कांग्रेस में जाकर अपना बचाव करने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है कि आपने ईरान पर हमला क्यों किया और अमेरिका को ऐसे युद्ध में क्यों आपने धकेल दिया। जबकि वहां के जो सैन्य प्रमुख हैं वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हमको इस युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए, ये युद्ध लंबा खिंचेगा। ईरान जो है वो वेनेजुला नहीं है, इराक भी नहीं है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा था। उसके बाद ट्रंप ने वार्ता करते करते और बीच में इस तरीके से हमला कर दिया और वहाँ के जो सर्वोच्च धार्मिक जो लीडर थे सैयद अली खामेनेई, उनकी जिस तरीके से जान ली गई, इसको लेकर अब ट्रंप अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं समीर जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो अमेरिका के सहयोगी समझे जाते थे देश, उन्होंने सबने हाथ खींच लिए हैं, ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। कीर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम ना इस हमले में शामिल थे ना इस हमले में हम शामिल होंगे। इधर जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, हम इस हमले में अमेरिका के साथ नहीं है। इधर ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है, अब उसके बाद ईरान और इसराइल और अमेरिका जो है बुरी तरीके से घबराए हुए नजर आ रहे हैं। धुआं पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो ईरान ने कर दिया है और जबरदस्त हमले जो हैं वो अमेरिका के जो बेस हैं, सैन्य अड्डे और दूतावास जो हैं, उन पर इस समय जबरदस्त हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, इस्राइल के अलावा जो अमेरिकी बेस ठिकाने हैं, जो वहाँ पर रक्षा ठिकाने हैं, कई जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, तमाम देशों में, चाहे वो कतर है, बहरीन है, यूएई है, उन जगहों पर अब जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अलावा अमेरिकी दूतावासों पर भी हमले हो रहे हैं। और ये बिल्कुल वहाँ पर अगर जो तस्वीरें आ रही हैं, हम लोग देखेंगे भी कि किस तरह की वहाँ तस्वीरें आ रही हैं। बिल्कुल हर जगह मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं और पूरा धुआं ही धुआं दिखाई पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज़्यादा तो उस इलाके का हो रहा है। हाँ, अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है, कितने बम अगर गिर रहे हैं तो जान माल की खबरें भी आ रही हैं। ईरान का दावा है कि करीब 500 लोगों की जान गई है। अब इस बात की पुष्टि अभी और सोर्सेस से नहीं हुई है, लेकिन ईरान का यह दावा है कि कम से कम अमेरिका के जो सैनिक हैं और नागरिक हैं, उन जगहों पर उन लोगों की करीब 500 लोगों की जान गई है। तो बड़े पैमाने पर यह हिंसा जो एक युद्ध का एक नतीजा दिखाई पड़ रहा है, वो दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा भयावह है। इधर इस्राइल ईरान के तमाम ठिकानों पर हमलों के बाद अब उसने लेबनान पर भी हमले कर दिए हैं, यह आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें लगातार उस मध्य पूर्व के तमाम जगहों से आ रही हैं जहां ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है, इस्राइल पर कर रहा है, और उधर इस्राइल ईरान पर, लेबनान पर हमला कर रहा है। तो ये क्या कुछ हो रहा है। और इस बीच में जो
क्या अपडेट है, क्या कुछ खबरें आ रही हैं ताज़ा हमलों की, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। अमलेंदु जी। जी जी बिल्कुल, खत्म अल अनविया सेंट्रल हेडक्वार्टर ईरान का, उसके जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि ज़ायोनिस्ट और अमेरिका के लिए शायद आप हमें घायल कर पाएंगे लेकिन आप हमें दबा नहीं पाएंगे, आप हमें हरा नहीं पाएंगे। और ये कंफर्म करता है कि अमेरिकन ज़ायोनिस्ट अलायंस के खिलाफ ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक जरूरी होगी। ईरान ने इस हमले में बड़े नुकसान का दावा किया है और ये इनके जो है सेंट्रल हेडक्वार्टर के चीफ हैं उनका कहना है कि कुवैत में यूएस बेस पूरी तरह से बंद है। बहरीन में यूएस बेस पर ड्रोन से हमला किया गया है जिसमें यूएस बेस को गंभीर नुकसान हुआ है। यूएस कैरियर अब्राहम लिंकन जिसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उस पर 4 मिसाइलों से हमला हुआ है। और जो दावा किया गया है वो बड़ा दावा है कि अब तक यूएस के 560 सैनिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है और इस दावे का कोई खंडन जो है वो अमेरिका की तरफ से अभी तक समीर जी नहीं आया है, जबकि ट्रंप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके 3 सैनिक जो हैं वो उनकी जान गई है। इसमें ट्रंप ने खुद ये स्वीकार किया, लेकिन ईरान का दावा है कि अब तक 560 यूएस के सैनिक जो हैं वो या तो मारे गए हैं या घायल हुए, यानी एक बड़ी संख्या जो है वो यूएस का नुकसान इसमें हुआ है। बिल्कुल, जो जान माल का नुकसान कहते हैं, सैनिकों का नुकसान, और अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि हर देश के लिए होती है, लेकिन अमेरिका में अगर इस तरीके से इसी तरह से वहां पर सैनिकों की मौत होती रही, जान जाती रही, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किलें पहले से ही वहां पर हैं और इधर तब दुनिया के तमाम जगहों पर इन हमलों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में सड़कों पर लगातार लोगों के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, वॉशिंगटन में देखे जा रहे हैं, इधर भारत में भी प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में तो ये प्रदर्शन काफी हिंसक हो गए, वहां कई लोगों की जान चली गई है जो ईरान पर हमले के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो एक तरीके से पूरा एक इस युद्ध का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, अब बहुत ही उसकी आशंका जताई जा रही है कि कहीं बहुत लंबा न खिंच जाए। ये युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो इसमें फिर तमाम देशों के एक साथ इधर कोई इस तरफ कोई उधर दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जो अभी चीजें सामने आ रही हैं वो साफ दिखाई पड़ रही हैं कि अमेरिका और इस्राइल फिलहाल इस मामले में अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि उनके जो सबसे बड़े सहयोगी हैं, यूरोपीय देश हैं, वो उन लोगों ने हाथ खींच लिए हैं, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो और स्पेन हो। इन सब ने ये कहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, आप इसको नहीं जस्टिफाई कर सकते कि ईरान पर हमला क्यों किया गया है। और यही सवाल अमलेंदु जी अमेरिका में वहां की जनता पूछ रही थी। डेमोक्रेट ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग भी इस पर सवाल उठा रहे थे। जैसा आपने बताया भी कि वहां पर सेना के बड़े अधिकारी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि हम ईरान पर हमला क्यों कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसको लेकर ट्रंप जो है वो अमेरिका में ही काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए हैं। अब वहाँ की जो कांग्रेस है उसमें उनको सामना करना पड़ेगा, विपक्ष का भी और अपने रिपब्लिकन सांसदों का भी। जो एक पोल किया गया, उस पोल में 57% अमेरिकी जो हैं वो इसके खिलाफ हैं, ये साफ तौर पर आया, यानी उनका समर्थन जो है। जबकि 38% जो हैं, आप समझिए 57% खिलाफ हैं, 38% संशय की स्थिति में है, यानी समर्थन अमेरिका में ट्रंप का नहीं है। इस हमले को लेकर ट्रंप घिर गए। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि ईरान पर हमले के बाद पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा वहां कच्ची तेल की कीमतें अमेरिका में बढ़ गई हैं। $3 पर बैरल अब तक बैरल जो है ये सबसे ज्यादा कीमतें वहां बढ़ गई हैं। और एक तरह से कहा जाए कि जो वहां का शेयर बाजार है वो उसको बहुत तगड़ा झटका लगा है, समझिए। यानी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है इस युद्ध के बाद। जी बिल्कुल। और इधर अमेरिका का भी दावा है, जो अमेरिकी सेना है उसका दावा है कि उसने शनिवार को जब लड़ाई शुरू करने के बाद से ईरान में 1000 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया है। और हमें यूएस मिलिट्री का कहना है कि उसने एक बड़े हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। और हमलों की नई इसमें वेब में इसराइल में करीब 200 इमारतों को नुकसान हुआ है। ईरान पर इसराइल अमेरिकी युद्ध शुरू होने के बाद इसराइल ने रविवार को कहा कि गजा पट्टी में सभी क्रॉसिंग अगली सूचना तक बंद कर दिए गए हैं। और ये जो तमाम कदम उठाए गए हैं ईरान की ओर से, जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं,
और हॉर्मुज स्ट्रेट को जो बंद कर दिया गया है, तो तेल की कीमतें तो अमेरिका में ही नहीं पूरी दुनिया में अब बढ़ेंगी और बहुत तेजी से बढ़ेंगी। कई और जगहों पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आज सुबह से ही खबरें मिल रही हैं। ये तो एक पूरी दुनिया के लिए वैश्विक संकट ये हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में इस समय दिखाई पड़ रहा है, वहां जो कुछ हो रहा है, लगातार बमों के हमले, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें लगातार तमाम जगहों से आ रही हैं। उसको देखते हुए लगता है कि ये युद्ध कहां जाएगा। और ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, ईरान ने कहा भी था अमलेंदु जी कि हम ना तो हमला हम शुरू किए हैं, चाहे पिछले साल जो 12 दिन तक लड़ाई चली थी, या फिर इस बार साफ तौर पर कहना था कि हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन अगर हम पर हमला होगा तो जवाब हम ऐसा देंगे कि वो हमेशा आपको याद रहेगा। और वही चीजें हो रही, बिल्कुल वही चीज़ें हो रही हैं। और जो अब्बास अराक्ची हैं वहाँ के ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर पलटवार किया तो क्या, उनका कि हम ये हमले जारी रखेंगे। मसूद पेजेशकियन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने कसम खाई है कि हम इसका बदला लेंगे। जो आपने हमारे सुप्रीम लीडर की जान ली है, इसका हम आपसे बदला लेंगे और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम आपको तबाह नहीं कर देते। ये साफ तौर पर वहाँ किया जा रहा है, ये समीजी सामने आ रहा है। और एक तरीके से देखा जाए कि ये घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो अब्बास अराक्ची हैं, उन्होंने ट्रंप की चेतावनी को खारिज कर दिया है और कसम खाई है कि तेहरान अपनी रक्षा करने का अधिकार पर कोई लिमिट नहीं लगाएगा। ये साफ तौर पर। अच्छा, एक चीज और, एक बहुत बड़ी बात यह है अमलेंदु जी कि अब जो हम लोग बात भी कर रहे हैं कि अमेरिका में जो ट्रंप की इस पॉलिसी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, और ये भी है कि आखिर ईरान पर हमला करने से क्या हुआ। केवल एक, अगर कहा जाए तो एक मकसद कामयाब हुआ कि उन्होंने जो आयतुल्लाह खामेनेई को मार डाला है, लेकिन ना तो आप वहां नेतृत्व परिवर्तन कर पाए और ना ही नेतृत्व परिवर्तन होने की कोई उम्मीद दिखाई पड़ रही है, और दूसरे ना आप परमाणु समझौता कर पाए। यही 3 आपके मुख्य जो उसका मकसद। बिल्कुल समीर जी, यही मकसद था। दोनों काम नहीं कर पाए और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये काम क्यों नहीं कर पाए। और देखिए, जो भारत में उनके दूत हैं ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के, उन्होंने यहाँ बातचीत की है और कहा है उन्होंने कि उनसे कहा गया था अली खामेनेई से लोकेशन बदलने के लिए कि भाई आप लोकेशन बदल लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर 90 मिलियन ईरानियों को दूसरे शहर सुरक्षित ले जाते हैं तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। खामेनेई अपने घर पर ही रुके रहे, खामेनेई अपने देश की जनता के लिए शहीद होगा, ये उनका कहना है। यानी खामेनेई ने अपना जगह नहीं छोड़ी और ये कहा कि अगर 90 मिलियन जो हैं, यानी कि 9 करोड़ ईरानी, अगर आप उनको सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं तो मैं भी चलने को तैयार हूं, पर मैं बंकर में नहीं जाऊंगा। लेकिन नेतन्याहू जो है, जिसको आज का यजीद कहा जा रहा है, वो नेतन्याहू बंकरों में छिपा हुआ है। ये खबरें आ रही हैं जी, बिल्कुल। वहां पर बंकरों में छिपे हुए हैं इस्राइल के तमाम लोग। वहां पर जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन से इमरजेंसी लगाई गई है। जगह जगह वहां पर बंकर बने हुए हैं, तमाम जगहों, स्टेशनों पर, तमाम अलग अलग जगहों पर। तो बंकर बहुत हैं, नेतन्याहू भी वही छिपे हैं, तमाम लोग जो आम नागरिक हैं वो वहां छुपे हैं। इन सब के बावजूद वहां जिस तरीके से हमले हो रहे हैं अमलेंदु जी, जान माल का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इसका नुकसान हो सकता है चूंकि आने वाले दिनों में इसी साल इस्राइल में संसदीय चुनाव भी हैं, नेतन्याहू को फायदा मिलता है या नुकसान मिलता है, लेकिन अपने देश की जनता, उनके देश की जनता उनके खिलाफ भी जबरदस्त तरीके से पहले भी थी। और यह कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले का बार बार दबाव इसीलिए बना रहे थे कि ताकि चुनाव में उनको फायदा मिल सके, लेकिन लगता नहीं है कि उनको चुनाव में फायदा मिलेगा। हाँ, चुनाव में फ़ायदा नहीं मिलेगा समीर जी, और वहाँ की अदालत जो है वो भी सख्त हो रही है नेतन्याहू के ऊपर। तो नेतन्याहू तो चाहती है भाई ये जंग चलती है तो प्रधानमंत्री बने रहें किस तरीके, चूंकि जिस दिन जंग बंद होगी उस दिन नेतन्याहू जेल में होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने नेतन्याहू से भी बात की है और यूएई की जो प्रिंस हैं उनसे भी बातचीत की है। इसको लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन खामेनेई के मरने पर उन्होंने कोई एक ट्वीट नहीं किया, एक शब्द का दुख का इजहार नहीं किया है, ना हमारे विदेश मंत्रालय ने किया है। इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन समीर जी, इस बीच जो बड़ी खबरें ये आ रही हैं कि ईरान के ड्रोन जो हैं, उन्होंने साइप्रस में रात भर यूके के जो मिलिट्री बेस हैं
उन पर हमले किए हैं और ज़बरदस्त तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया है। और ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स जो है उसने इस बात की पुष्टि की है कि हमले हुए, लेकिन उसने कहा है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। ये जो है यूके के रक्षा मंत्रालय ने कहा है, लेकिन ये आ रहा है कि साफ तौर पे आ रहा है। हारेत्स अखबार है वहाँ का, इजराइल का, उसने साफ तौर पे कहा है कि जो नई लहर ईरान ने मिसाइल्स की छोड़ी उससे कम 2000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है इजराइल में। लेकिन इजराइल ने जो हमला किया है वो तेहरान का जो गांधी अस्पताल है, समझिए आप इसका महत्व कितना है कि वहां का जो गांधी अस्पताल है उस पर इजराइल ने हमला किया, उसकी भारी तबाही हुई है। यानी अब इजराइल जो है वो गांधी के ऊपर हमले करने पर उतर आया है और मोदी जो है उसी नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस निष्क्रियता को लेकर या खामोशी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सवाल उठाया है। ईरान मित्र देश रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, कह चुके हैं। ऐसे में क्या ऐसी मजबूरी है? ये प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड करता है। और जो इस हमले में इस्तेमाल किया गया एंथ्रोपिक क्लाउड एआई जो है उसकी भी बात आ रही है। जो अमेजन वेब सर्विस है उसने कहा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात में उसके एक डेटा सेंटर में कुछ चीज़ों के टकराने से चिंगारी निकली और आग लग गई, जिसके बाद वहाँ कुछ समय के लिए बिजली बंद कर दी गई। कंपनी ने कहा है कि इस घटना से कैपेबिलिटी जोन पर असर पड़ा है। इमरजेंसी क्रू ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है। यह रुकावट तब आई जब यूएई ने ईरान पर यूएस और इजरायली हमलों के बाद ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से हुए नुकसान की रिपोर्ट दी। तो ये एक जो है उस पर हमला हुआ है और ये इसका मतलब कि अब जो वहाँ डेटा सेंटर हैं, यानी कि जो रीढ़ है एक तरीके से उस पर ईरान हमला कर रहा है। देखिए, रूस ने इंटरनेट की केबल्स नहीं काटी 4 साल से, जबकि उसका युद्ध चल रहा है, लेकिन ईरान इसमें कोई कोताही नहीं बरतेगा कि आपकी जो रीढ़ है जिसके जरिए आप सब कर रहे हैं वो क्लाउड सर्विसेज, उस पर भी ईरान हमले करेगा। ये समझ में अब आ गया है। ईरान ने कहा भी है कि हम पर अगर हमला हुआ तो बहुत बुरी तरीके से, और खामेनेई की मौत के बाद तो ईरान की जिस तरीके की टिप्पणी आई थी तो ये लग रहा था कि ये हमले होने ही हैं और इससे भी ज्यादा घातक हमले होंगे। अब आगे क्या कुछ होता है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट के अगर आसमान को देखा जाए तो इस समय बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। एक के बाद एक लगातार वहां धमाके सुने जा रहे हैं और आसमान पर बिल्कुल जैसे दिवाली पर पटाखे दिखाई पड़ते हैं हमारे देश में, उस तरह की स्थितियां वहां पर दिखाई पड़ रही हैं। तो बहुत जान माल का तो नुकसान हो ही रहा है। दावा किया ईरान ने कि अमेरिका के कम से कम 500 सैनिकों को या तो मारा गया है या तो फिर वो घायल हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या है अमेरिका के लिहाज से अगर देखा जाए, और इसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश में बहुत बुरी तरीके से राजनीतिक विरोध के जरिए झेलना पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है, खामोशी रही है, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने एक बयान भी दिया है। उसको देखते हैं क्या कुछ उन्होंने लिखा है। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर भारत ईरान जैसे मित्र देश को लेकर इतनी खामोशी क्यों बरत रहा है। किस तरह से भारत की विदेश नीति पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और क्या ये विदेश नीति व्यक्तिगत संबंधों से संचालित हो रही है, यह भी बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल समीर जी, इसको सवाल उठ रहे हैं कि क्या व्यक्तिगत संबंधों से मतलब प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत हित जो है वो देश के हितों से ऊपर हो जाएंगे, ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। पवन खेड़ा है, उन्होंने रात में ही जो था एक ट्वीट भी किया, उसके साथ एक वीडियो वक्तव्य भी जारी किया, उसको भी हम लोग सुनेंगे पवन खेड़ा क्या सवाल उठा रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि ईरान में सर्वोच्च शिया नेता धर्मगुरु अयतुल्ला खामेनेई की इजराइल और अमेरिका के हाथों जान लिए जाने के 24 घंटे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार के मुंह से एक शब्द ना तो अयतुल्ला खामेनेई के लिए श्रद्धांजलि का निकला, ना ही इजराइल और अमेरिका की निंदा का निकला। पूछ रहे हैं पवन खेड़ा कि कहाँ गया हिंदुस्तान का नैतिक नेतृत्व, कहाँ गए हमारी सभ्यता के मूल्य। पूरी दुनिया पर एक अंधेरा छा रहा है, रोशनी देने का काम हमारा मुल्क कर रहा था, नहीं किया। भारत के नेतृत्व की कमजोरी इतिहास में दर्ज हो चुकी है, यह पवन खेड़ा का कहना है। समीर जी बिल्कुल सुनते हैं क्या कहा है पवन खेड़ा ने। बहुत सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनाव प्रचार करते रहे, तमाम जो लोगों को बर्थडे विश करते रहे, लेकिन अब तक उन्होंने इस मामले पर अगर
टिप्पणी की भी है, प्रतिक्रिया की भी है, दी भी है। तो उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है, यूएई के सुल्तान से बात की है, लेकिन ईरान को लेकर खामोश है। बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि ईरान भारत का मित्र देश है और ये बात आज से नहीं, सदियों से भारत और ईरान के बीच रिश्ते रहे हैं। सुनते हैं पवन खेड़ा को, क्या कह रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ, पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई। ईरान में आयतुल्लाह खamenei की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हो गई। 24 घंटे गुजर गए, हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक शब्द इजराइल और अमेरिका की निंदा में आपने नहीं सुना इनके मुंह से। भारत हमेशा एक मॉरल लीडरशिप देता था विश्व को। भारत की तरफ पूरा विश्व हमेशा देखता आया नैतिक नेतृत्व के लिए। वो मॉरल लीडरशिप, वो मॉरल कंपस अब हमारा खत्म हो गया। कुछ 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे, किसी को नहीं समझ में आया क्यों गए। लौटने के 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के पुराने दोस्त ईरान पर नरेंद्र मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने हमला बोल दिया। नरेंद्र मोदी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। माह रमजान में आयतुल्लाह खamenei की शहादत इतिहास में दर्ज हो गई। हर मजहब, हर धर्म शहादत पर, बलिदान पर, शहीदी पर, क्रूसिफिक्शन पर बहुत कुछ लिखता है, बहुत उसको ग्लोरीफाई करता है, और वो ग्लोरीफाई करने योग्य बात है। आप क्रिश्चियनिटी पर आइए। द क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट इमॉर्टलाइज क्रिश्चियनिटी। प्रभु यीशु अगर सलीब पर नहीं चढ़ते तो ईसाई धर्म अमर नहीं होता जैसा हुआ। गुरु गोविंद सिंह 4 साहिबजादों की शहादत के बाद कहते हैं, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हमारे कुछ शिया दोस्त बचपन से अपने घर में सुनते आए थे कि जिंदगी जियो तो अली की तरह और शहादत हो तो हुसैन की तरह। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कौन्तेय, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। जो शहादत हुई आयतुल्लाह खamenei साहब की, वह तो इतिहास में जैसा मैंने कहा दर्ज होगी ही, लेकिन हमारी चुप्पी, हमारी कायरता, यह भी इतिहास में दर्ज हो गई। जिल्लत एक बहुत बहुत पावरफुल इमोशन जिसको कहते हैं वो होती है। किसी शख्स को, किसी मुल्क को, किसी कौम को जब आप जलील करते हो तो उस जिल्लत के खिलाफ उस शख्स के, उस कौम के, उस मुल्क के मन में नफरत पैदा होती है, और उस नफरत के अंदर गुस्सा होता है। उस गुस्से में इतिहास में आने वाले जंग दर्ज होते हैं। एक अंधेरा। तो इस खामोशी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उस पर आगे भी बात करेंगे। कई और पार्टियों के नेताओं ने भी सवाल उठाए कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि हम खामोश हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन इधर एक बड़ी खबर आ रही है, और आरामको की तेल रिफाइनरी पर हमले की खबर आ रही है। क्या है हमले? जी बिल्कुल समझिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल अभी ईरानी जो शाहिद 136 ड्रोन है, उसने सऊदी अरब के तस तन्नोरा में आरामको की तेल रिफाइनरी पर हमला किया है, और वहाँ ज़बरदस्त आग जो है वो लगी हुई है। ये अभी की बड़ी खबर आ रही है। आरामको जो है बहुत बड़ा तेल रिफाइनरी का क्षेत्र है, और उस पर अगर हमला है तो इसका मतलब कि अब ये सीधा कहा जा सकता है समीर जी कि सिर्फ अब अमेरिका के बेस नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ जो खाड़ी के देश खड़े हुए हैं, जैसे कि यूएई ने जो है वो अपने संबंध खत्म कर लिए ईरान से। सऊदी अरब धमकी दे रहा था, तो अब इनके ऊपर भी हमले कर रहे हैं। और अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कोई लिमिट हम नहीं मानेंगे। हमारे जो भी हमले हैं वो या तो अमेरिका के ऊपर हैं, या जो अमेरिका के साथ खड़ा है उसके ऊपर हैं। हमारा किसी देश की जनता से, किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। अमेरिका चूंकि हम पे हमला कर रहा है तो ये हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है, और ये हम करेंगे। तो इसलिए आरामको के ऊपर जो अभी हमला हुआ है, ये एक बड़ी खबर आ रही है। ये अब इस हमलों के बाद
किस तरीके से बहुत स्ट्रेटेजिकली ईरान हमले कर रहा है। जब अमेरिका और इसराइल ने हमला किया तो सबसे पहले वहां पर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने थे उन पर हमले हुए हैं। और इधर एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के हमले से दूतावास में आग की खबर है, कुवैत में अमेरिकी दूतावास में आग की खबर है। और ये जो तस्वीर है ये वहीं की दूतावास की तस्वीर है, कुवैत में अमेरिकी दूतावास की तस्वीर है। वहां पर आग लग गई है, वहां पर हमला हुआ मिसाइल से और वहां आग लगी हुई है। तो इसी तरीके से जो जी नहीं समझिए, कुवैत में ही ईरान की मिसाइल ने जो उसका फाइटर जेट था J-15 उसको मार गिराया है। उसका फुटेज भी जो F-15 उसको उसका फुटेज भी जारी किया है वहाँ की न्यूज़ एजेंसी इरना, उसने वो आप देख सकते हैं तो उसको बिल्कुल उसको दिखाएंगे। उसको मार गिराया है, यानी अमेरिका के जहाज मार गिराए जा रहे हैं। अब्राहम लिंकन जिसको बड़ा उस पर कर रहे थे ट्रंप कि साहब हमारा जो है लिंकन पहुंच गया, पहुंच गया, तो कभी कोई खतरा हो ही नहीं सकता। खतरा उस लिंकन पे भी हमला जो है वो कर दिया है। और ये कहा था, खामेनी ने खुद कहा था कि जिस आप पे भरोसा कर रहे हैं, कभी कभी बड़ी सेनाओं को जो है बड़े हमले होते हैं, हम आपको डुबो देंगे समुद्र के अंदर। तो उसकी तैयारी ईरान कर रहा है। अब लगता है समीर जी कि जो वियतनाम में तो 30 साल युद्ध चला था और 30 साल तक जो है कफन जो थे वो पहुंचते रहे थे, लेकिन यहाँ तो जो लगता है कि 4 दिन के अंदर ही ईरान ने अमेरिका की कमर तोड़ कर रख दी है। जी बिल्कुल, इधर जॉर्डन में भी वहां अमेरिकी दूतावास पर हमले की खबर है। तमाम जो गल्फ कंट्रीज में यानी जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं उन जगहों पर वहां अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां, और उसके अलावा जो अमेरिकी दूतावास इन जगहों पर है वहां पर भी ईरान के जबरदस्त हमले हो रहे हैं। ये तस्वीर है, ये कुवैत के में जो अमेरिकी दूतावास है वहां की तस्वीर है। और इस तरह से वहां कई जगहों पर दूतावास पर हमले हुए हैं, आग लगी हुई है और इस तरह से ईरान प्रतिक्रिया दे रहा है। जब उस पर हमले हुए, खामेनेई की मौत हुई, हम वही बात कर रहे थे कि जब हमले की शुरुआत हुई है उसके बाद ईरान ने सबसे पहले अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, लेकिन खामेनेई की मौत के बाद इसराइल पर जबरदस्त हमला हुआ और अमेरिकी ठिकानों पर तो हमले हो ही रहे हैं। तो ये, और जब यहां अगर अमेरिका हमले में कूद रहा है, उसके फाइटर जेट्स यहां पर आ रहे हैं, तो किस तरह से उनको अब ईरानी मिसाइलें मार गिरा रही हैं। तो बहुत जबरदस्त इस समय वहां पर युद्ध की स्थिति चल रही है और युद्ध का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। किस तरह से हिजबुल्लाह ने हमले किए इसराइल पर और फिर इसराइल ने लेबनान पर हमले किए हैं। तो अब ये पूरे मध्य पूर्व का जो इलाका है वहां पर इस तरह के हमलों की खबरें आ रही हैं। और इधर बड़ी खबर यह है कि तमाम जो यूरोपियन देश हैं उन देशों ने अपने को इस युद्ध से अलग कर लिया है, यानी अमेरिका और इसराइल एक तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं, क्योंकि जो पश्चिमी ताकतें जिनको कहा जाता है उनमें अमेरिका के साथ जो सबसे बड़ा मजबूत साथ मिलता है वो यूरोपीय देशों का मिलता है। हाँ बिल्कुल, यूरोपीय देशों का मिलता है। और समीर जी ये लगता है कि अभी जिस तरीके से नाटो को धमका रहे थे अभी तक डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं। नाटो जो था उसका एक पैक्ट था कि भाई एक दूसरे की हम मदद करेंगे, और अभी तक होता यही था कि अमेरिका कहीं हमला करता था तो नाटो के देश जो थे उसके साथ उसकी सेनाएं जाती थी। इराक पे हमला हुआ था उस समय भी यही हुआ था, जिसको कीर स्टारमर कह रहे हैं कि इराक से हमने सबक लिया है कि वहां हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ब्रिटेन ने ही सबसे पहले इस बात को स्वीकार किया था कि वहां कोई रासायनिक हथियार नहीं थे और वो हमला गलत था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब ये जो है नाटो के देश जो है अगर वो अमेरिका के साथ नहीं है तो क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर जो है वो दुनिया पर राज कर लेंगे? ये सवाल होना शुरू हो गया, चूंकि अब लगने लगा है नाटो के देशों को कि ये जो ट्रंप है ये उनके लिए भी भस्मासुर साबित हो रहा है नाटो के देशों के लिए। तो ये अब जो ट्रंप की नीति है वो अब ट्रंप को ही गले पड़ती नजर आ रही है। समीर जी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, अभी तक तो उनकी जो आर्थिक नीति थी यानी टैरिफ पॉलिसी थी उस पर सवाल उठ रहे थे, और अब ये जिस तरीके की उनकी सामरिक नीति है और ये विदेश नीति है उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। और केवल के उनके जो साथी देश हैं वो भी अब उनसे दूरी बना रहे हैं। और इधर एक बात जरूर है कि यहां सबसे भारत की ओर से उनको जरूर समर्थन मिल रहा है, भारत में सरकार की ओर से। और क्यों मिल रहा है समर्थन, इस पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में ईरान के साथ खड़े होने की बजाय वो इसराइल और अमेरिका जैसे हमलावरों के साथ खड़े हैं। इसराइल जो कि युद्ध अपराधी हैं बेन्यामिन नेतन्याहू, उनके साथ खड़े हैं, उनको फ़ोन पर उनका हालचाल पूछ रहे हैं और शांति की बात कर रहे हैं। तो कई सारे सवाल, पवन खेड़ा अभी सवाल उठा ही रहे थे, हम लोगों ने सुना। संजय राउत है शिवसेना के नेता, वो यही बात पूछ रहे हैं कि आखिर डर किसका है, इसराइल का या अमेरिका का। सुनते हैं संजय राउत को क्या कह रहे हैं।
किसका? भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मोदी इतने बड़े नेता, विश्वगुरु है, तो ईरान और इजरायल का युद्ध रुकवाना चाहिए मोदी जी ने। इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्वगुरु है, वर्ल्ड लीडर है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। तो मोदी जी ने आगे आकर अपने दोस्तों को कहना चाहिए, भाई अब बहुत हो गया, युद्ध रुकवाइए। तो शौक भी नहीं किया इस बार में। ये बहुत ही गंभीर बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरा विश्व मानता था, इजराइल छोड़कर। भारत का सच्चा मित्र रहा खामेनेई साहब। परंपरागत मित्रता रही हमारी। भारत के संकट के घड़ी में हमेशा खामेनेई साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की है। चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। और खामेनेई साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? पण त्यांच्या हत्येनंतर श्रीनगरमध्ये जी निदर्शनं झाली ती तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजरायल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? इतना बड़ा नेता, इसकी हत्या हो गई है। नेल्सन मंडेला जिसको मानता था, नेल्सन मंडेला जब ईरान में गए थे तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि खोमेनी साहब मेरे नेता है, तो नेल्सन मंडेला का टेररिस्ट बन गए। क्या समझते हैं लोग अपने आप? तो ये बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान के साथ हम क्यों नहीं खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ना तो प्रधानमंत्री कोई ट्वीट कर रहे हैं, राष्ट्रपति का ट्वीट नहीं आ रहा है, खामेनेई की मौत पर भी कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। संजय सिंह ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। मोदी जी आज क्या हुआ? आपने तो ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर शोक का एक ट्वीट करने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए कि जिम्मेदार अमेरिका है। देश को ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो ट्रंप की कठपुतली हो। ये सारे सवाल ये उठाए जा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है। ईरान के साथ भारत के एक ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं आयतुल्ला अली खामेनेई, उनकी मौत पर प्रधानमंत्री की खामोशी क्या कुछ कह रही है? क्यों ऐसा है? ये सवाल पूछा जा रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने बात की है नेतान्याहू से और ये कहा जा रहा है कि अब ये ट्रंप की वजह से क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो खुद ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन पर बात हुई, हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। भारत ने शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता को दोहराया। यह प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है, यानी उन्होंने नेतान्याहू से बात की है। जबकि उस पूरे अरब इलाके में, गल्फ कंट्रीज में अमलेंदु जी, लगभग बताया जाता है कि आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास भारतीय रहते हैं और चूंकि सारे हवाई क्षेत्र बंद है, उड़ानें निरस्त हो चुकी हैं, तो सब लोग वहीं फंसे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान को लेकर ईरान से बातचीत नहीं की है और संजय सिंह कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमलावर, ईरान पर हमला करने वाला अमेरिका है, इस्राइल और अमेरिका है, इसलिए नहीं कर रहा है। पर यहाँ एक बात और भी है कि ये इस्राइल का दबाव है जो अमेरिका पर काम कर रहा है। क्या इस्राइल का कोई दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी काम कर रहा है? अब ये तो पता नहीं समीर जी किस पे बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री पे दबाव किसका है, लेकिन
जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं बड़ी ख़तरनाक तरीके की, एक तरीके से समीर जी कहा जा सकता है कि वो चर्चाएं चल रही हैं। और जो ट्रंप ने भी कहा उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रंप ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन ईरान का साफ कहना है कि वह यूएस के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारीजानी, उन्होंने कहा कि यूएस का मीडिया का दावा है कि उन्होंने वाशिंगटन के साथ न्यूक्लियर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए कोशिश की है, ये एकदम झूठा है। लारीजानी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बातचीत नहीं करेंगे। ये बयान जो है द वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसके उस दावे के बाद आया जिसमें कहा गया था कि लारीजानी ने खामेनी की जान लेने के बाद ओमानी बिचौलियों के जरिए ये कोशिश की थी। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है इसको कि हम आपसे इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे और ईरान जो है वो कोई बातचीत किसी भी तरीके से नहीं करेगा। दरअसल ये खबरें ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट है अमलेंदु जी, ये तमाम मीडिया में, अमेरिकी मीडिया में, जो ट्रंप समर्थित मीडिया है वहाँ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो खामेनेई की मौत के बाद जो ईरान का प्रशासन है, जो सत्ता जिनके हाथ में है, उनसे हो सकता है कि अमेरिका कोई डील कर ले। इस तरह की खबरें पहुंचाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। तो उसका खंडन करते हुए कहा है अली लारीजानी ने कि किसी भी तरीके से अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। हालांकि अब्बास अरागची ने कहा भी कि बातचीत तो फाइनल स्टेज में पहुंचने वाली थी, लेकिन अब कोई बातचीत नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन समीर जी, अल जजीरा के साथ एक ईरानी प्रोफेसर हैं फुआद इजादी, उन्होंने जो कहा वो आपने अभी सवाल पूछा था उससे आप उसका जवाब मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम एपस्टीन क्लास से लड़ रहे हैं। वे या तो छोटी लड़कियों के साथ गलत काम कर रहे हैं, वो शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, या छोटी बच्चों पर बम गिराते हैं। यानी कि एपस्टीन क्लास जो है वो नेतन्याहू और ट्रंप जो हैं इसको लेकर उनका कहना है। ईरानी प्रोफेसर हैं फुआद इजादी, उन्होंने अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में इस बात को कहा है। समझिए, इधर इस समय 3 बड़ी खबरें आ रही हैं, ब्रेकिंग खबर है। एक तो ये है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान से लॉन्च की गई मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा है, ये अभी तक आया है। और खबर ये है कि जो रात भर जो है उसने हमले किए हैं ईरान ने इजराइल के ऊपर, और हमले शुरू होने के बाद जो एयरबिल है उसके ऊपर ड्रोन को जो रोका गया, लेकिन एक बड़ा यूएस कॉन्सुलेट कॉम्प्लेक्स जो है उस पर हमला हुआ है। रात भर शांति के बाद इजराइल ने खाड़ी देशों पर नए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो जो डोम कहलाता था, इजरायली डोम, वो विफल हो गया है और ज़बरदस्त नुकसान इजराइल को हुआ है ईरान के हमलों में। दूसरा जो है कि ईरान का जो एयरबिल एयरपोर्ट है उसके पास जोरदार धमाके सुने जा रहे हैं, और यहाँ यूएस के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना मौजूद है, और कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है। चूंकि ये हमले अभी हुए, तो नुकसान की जब जानकारी होगी वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। ये चीज ये दिखाई पड़ रहा है कि खास तौर पर ईरान के निशाने पर अमलेंदु जी अमेरिकी सेना, उसके बेस और उसके ठिकाने हैं और उसके दूतावास हैं। यहाँ तक कि इसराइल में भी जो सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने उसके हैं वो है अमेरिका के ठिकाने। हाँ बिल्कुल, अमेरिका के ठिकाने जो वहीं उसके निशाने पर हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है, और ये साफ समझा जा सकता है कि अब वो हमले जो है जोरदार कर रहा है। और जैसा कि चेतावनी दी थी वहाँ के जो सरदार क्या हैं, वहाँ की IRGC के कमांडर, उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर हम ऐसे हमले करेंगे कि अब तक आपने इसकी उम्मीद की ही नहीं होगी। अभी तक तो हमने अपना कबाल इस्तेमाल किया था, आपको असली अब जो है हम दिखाएंगे। और इसके बाद ही समीर जी तुरंत ट्रंप का बयान आ गया था कि हम जो है नया निज़ाम जो है उससे बात करने को तैयार है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी के जवाब में अली लारीजानी जो उनका आया है कि यूएस के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अब्बास अरागची साफ तौर पर कह दिया है कि हम जब गए थे बातचीत करने के लिए जिनेवा में, तो हम वहां से निकले थे तो ये था कि 1 हफ्ते के अंदर हम किसी डील पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये ट्रंप है जिसने उस वार्ता का उल्लंघन किया, और उसने बातचीत की, जब हम मेज पर बैठे हुए थे इसने हमले का आदेश दिया। तो यही जो है असली इसका जिम्मेदार है, और हम आखिरी दम तक इससे लड़ेंगे। ये साफ तौर पर कह दिया गया। समीर जी, क्या होती है राष्ट्रभक्ति, क्या होता है राष्ट्रवाद, अगर किसी को सीखना है तो ईरान के लोगों से सीखे। जी बिल्कुल। और एक चीज और भी देखें कि अगर पिछले बार की हम लोग बार बार बात करते हैं, जो 12 दिन तक लड़ाई चली थी अमलेंदु जी, उसमें भी अमेरिका इसराइल के दबाव में ही कूदा था, और कुछ इसी तरीके से कि इधर बातचीत भी चल रही है और उधर उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया था, दावा किया था। हालांकि उस समय ईरान ने कहा था कि हमें कोई नुकसान नहीं है, और अब ईरान की बातों की पुष्टि हो रही है क्योंकि अमेरिका
अमेरिका ने फिर दावा किया पिछले दिनों कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। हाँ बिल्कुल हमले किए। और समीर जी कुछ एक विजुअल्स हैं वो हम अपनी टीम से कहेंगे, वो दिखा भी सकते हैं। कल रात में पूरे तेहरान की सड़कों पर, पूरे ईरान की सड़कों पर लोग जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। और जिस समय, हाँ यही है, और जिस समय ये प्रदर्शन हो रहा है उस समय आसमान से बारिश हो रही है, काहे की बमों की, यानी बराबर में बम फट रहे हैं। इजराइल हमले कर रहा है और जो है अल्लाह अकबर करते हुए लोग जो है वो नारे लगाते हुए सड़कों पे हैं, खामेनेई के समर्थन में, ईरान के अपने राष्ट्रवाद को प्रदर्शन करते हुए। ये है समीर जी। बिल्कुल उसको ये वहां पर लगातार सरकार अपने सरकार के साथ वहां आयतुल्लाह अली खमेनेई के मौत के बाद उनके विरोध में, और वहां पर जो IRGC है उस पर भी दबाव, वो लोग नारे लगा रहे हैं कि बदला लो बदला लो, इस तरह के वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। खैर ईरान अब जिस तरीके से हमले कर रहा है तो ये लगता है कि जो मकसद था इस्राइल और अमेरिका का उसमें कामयाब होते तो नहीं दिख रहे हैं, कहीं ये उल्टा उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के लिए एक बड़ी मुसीबत ना बन जाए जो दिखाई पड़ रहा है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, क्या कहा है उसमें, सुनते हैं उनको। Combat. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. हाँ ये हिंदी। तो ये कह रहे हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि पिछले 36 घंटों में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे जटिल और सबसे ज़बरदस्त सैन्य हमलों में से एक है। ईरान में सैकड़ों ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड की सुविधाएं और ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। 9 जहाज़ों और उनके नौसैनिक भवनों को कुछ ही मिनटों में नष्ट कर दिया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई है। उनकी मृत्यु की घोषणा के बाद पूरे ईरान में लोग सड़कों पर जश्न मनाते हुए सुने गए। पूरी सैन्य कमान भी खत्म हो गई है और उनमें से कई अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और प्रतिरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस समय युद्ध अभियान पूरी ताकत से जारी है और अब तब तक जारी रहेंगे जब तक सभी उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाते। आज पहले सेंटकॉम ने खबर साझा की कि 3 अमेरिकी सैन्य सेवा सदस्य कार्रवाई में मारे गए हैं। अमेरिका उनकी मौत का बदला लेगा और आतंकवादियों को सबसे कठोर झटका देगा। अमेरिका और इस्राइल का संकल्प कभी इतना मजबूत नहीं रहा। अमेरिका अब दुनिया का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। एक ईरानी शासन जो लंबी दूरी की मिसाइलों और परमाणु हथियारों से लैस है, हर अमेरिकी के लिए एक गंभीर खतरा होगा। अमेरिका ऐसे राष्ट्र को ऐसे हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकता जो आतंकवादियों को पालता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। ये बड़े पैमाने पर ऑपरेशन न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है, बल्कि बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी किया जा रहा है। ये कार्य सही और आवश्यक है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिकियों को कभी भी परमाणु हथियारों से लैस एक कट्टरपंथी रक्त पिपासु आतंकवादी शासन का सामना न करना पड़े। लगभग 50 वर्षों से ये चरमपंथी डेथ टू अमेरिका या डेथ टू इजराइल का नारा लगाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला कर रहे हैं, जो आतंकवाद के दुनिया के नंबर 1 प्रायोजक है। ये सारी बातें वो कह रहे हैं। अब ये बड़ा सवाल है कि हमला अमेरिका कर रहा है या ईरान कर रहा है। बिल्कुल समीर जी, ये सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका मतलब हमला जो है वो अमेरिका ने किया है कि
ईरान ने किया है, जबकि पेंटागन जो इन्हीं का ही रक्षा विभाग है, जिसके चीफ खुद डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, उसने अमेरिकी कांग्रेस में बताया है कि ईरान पहले हमला करेगा, इस तरह की कोई सूचना नहीं थी। और अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री है वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी कोई नहीं थी, और हम तो वहां से जब उठे थे तो हम यही सोचकर उठे थे कि अब किसी डील पर हम लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन एक्चुअली नेतान्याहू ने कहा था, या इस्राइल की तरफ से कहा गया था कि हमने इसलिए हमला किया है क्योंकि ईरान हमला करने वाला था, अपने हमले को जस्टिफाई करने के लिए और अमेरिका पर दबाव डालने के लिए उसने हमले का इनिशिएटिव लिया, क्योंकि अमेरिका पर बार बार दबाव डाल रहा था कि वो हमला करे, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं हमले से एक छिटक रहा था कि हमला ना करना पड़े। हाँ बिल्कुल, वो छिटक रहा था, ये साफ तौर पर समझा सकता है। और समझिए, और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जो है वो भी ईरान का बढ़ना शुरू हो गया है। तुर्की जो अभी तक बीच में मध्यस्थता कर रहा था, और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं आयतुल्ला एर्दोगन, वो पहले कह रहे थे कि हम जंग नहीं होगी, हम बीच में बचाव करेंगे और तुर्की जंग नहीं होने देगा। लेकिन अब वो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जो हैं वो भी ईरान के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अयातुल्ला खामेनी की जो जान ली गई है वो शहादत है और हम इसका विरोध करते हैं, ये एर्दोगन ने कहा है। जी बिल्कुल, तो ये लगातार समर्थन ईरान को मिल रहा है, और उधर अमेरिका के जो सबसे, इस्राइल और अमेरिका के सबसे बड़े समर्थक देश हैं, उन्होंने भी हाथ खींच लिए हैं इस युद्ध को। वो भी ये कह रहे हैं कि ये युद्ध जबरदस्ती किया गया है, बेमतलब किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया है, चाहे वो ब्रिटेन हो, स्पेन हो और तमाम यूरोपीय देश हैं। ये एक बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। इस बीच जो IRGC वहाँ का जो सैन्य दस्ता है ईरान का, उसने स्पष्ट घोषणा कर दिया अभी कि प्रभावशाली लोगों की जान लेने से ईरान की रणनीतिक चाल नहीं रुकेगी और सैन्य हमले नहीं रुकेंगे। ये साफ तौर पर कर दिया है कि मतलब अगर हमारे कुछ कमांडर मारे गए हैं या आपने हमारे चीफ की आपने जान ले ली है तो इससे ईरान रुक जाएगा, नहीं होगा, हम ये हमले करते रहेंगे, इसका बदला लेंगे। IRGC ने फिर इसको स्पष्ट कर दिया है अभी। जी बिल्कुल, यानी जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं या वो प्लांट ही की जा रही होंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को देखते हुए यही समझा जाएगा कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे खामेनेई की मौत के बाद ईरान का जो नेतृत्व है वो अमेरिका से समझौता कर लेगा, लेकिन बार बार उन खबरों का खंडन आ रहा है और ये जो धमकी है वो दोहराई जा रही है। और केवल धमकी नहीं दी जा रही है, तमाम अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है गल्फ कंट्रीज में, चाहे वो सैन्य ठिकाने हो, चाहे अलग अलग देशों में स्थित अमेरिकी दूतावास हो, कुवैत के दूतावास को, जॉर्डन के दूतावास को, बहरीन के दूतावास को, वहां पर उन जगहों पर हमले किए गए हैं। आग लग गई है, कई दूतावासों में बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। तब इन सारी जगहों पर एडवाइजरी जारी की गई है। और इधर इस्राइल पर भी लगातार हमले ईरान के जारी हैं। वहाँ हिजबुल्लाह जो है, लेबनान का एक मिलिशिया है, उसने इस्राइल पर हमले किए, पलटकर इस्राइल ने भी हमले किए हैं। वहाँ कई गांवों को खाली करने का फरमान दिया कि आप वहाँ से खाली कर दीजिए क्योंकि हम हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहे हैं। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन इस युद्ध में ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ईरान के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है और अमेरिका इस्राइल के प्रति जो समर्थन है वो कहीं न कहीं बहुत कमजोर होता दिख रहा है, अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। बिल्कुल अलग थलग पड़ते चल रहे हैं समीर जी। और इस समय की एक और बड़ी खबर है, IRGC ने अपना 9वां बयान जो है वो जारी किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के बारे में। उसने इसको यही नाम दिया है जो ऑपरेशन नाम दिया है। बयान के मुताबिक 10वीं लहर ने खैबर मिसाइलों के साथ कब्जे वाले इलाकों पर भारी गोलाबारी की। इजराइल में बसने वालों को चेतावनी देते हुए IRGC ने सलाह दी है कि हम सलाह देते हैं कि कब्जे वाले इलाकों के लोग मिलिट्री बेस, सिक्योरिटी सेंटर और सरकारी सुविधाओं से खुद को दूर रखें और तुरंत कब्जे वाले इलाकों को छोड़ दें। बयान में आगे कहा गया है कि पहले भी चेतावनी दी गई थी कि इजराइल में सायरन की आवाज़ कभी बंद नहीं होगी। ये साफ IRGC ने कह दिया है कि इजराइल में सायरन की आवाज़ कभी बंद नहीं होगी। इस समय की बड़ी खबर समीर जी यही कही जा सकती है कि ईरान की सेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल में सायरन की आवाज़ कभी बंद नहीं होगी, यानी इजराइल पर हमले लगातार जारी रहेंगे। बिल्कुल, इजराइल पर भी हमले लगातार जारी रहेंगे और उधर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं, बेस हैं, डिफेंस बेस हैं, उन पर भी ये हमले जारी रहेंगे, उनके दूतावासों पर भी लगातार। और
फाइटर जेट भी अमेरिका का एक नष्ट कर दिया गया है। तो बड़ा नुकसान अमेरिका को भी झेलना पड़ रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था उसको हम लोगों ने सुना भी और देखा भी कि किस तरीके से वो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे अब ईरान का खात्मा अगले कुछ ही समय में होने वाला है। लेकिन ये ईरान की ओर से जो हमले हो रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जल्दी ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, और कम से कम इस्राइल और अमेरिका की जो मंशा थी कि वहां पर नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाए, परमाणु समझौते के लिए बाध्य कर दिया जाए, ये दो मकसद तो उसके कतई कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल समझिए, ये दोनों मकसद कामयाब होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ये है कि ईरान जो है पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिका को इसकी संभावना थी ही नहीं कि क्या होगा। जी बिल्कुल समझिए। इस बीच जो है जो ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारीजानी, उन्होंने बहुत तगड़ा हमला ट्रंप के ऊपर बोला है। कहा है कि ट्रंप ने इजराइल फर्स्ट अपनाने के लिए अमेरिका फर्स्ट को धोखा दिया है। बड़ी बात ये। दूसरा उन्होंने कहा है अली लारीजानी ने कि ट्रंप की मनमौजी सोच ने पूरे इलाके को बेवजह जंग में धकेल दिया है और अब उन्हें और ज्यादा अमेरिकी लोगों के मारे जाने की चिंता सता रही है। उनकी चिंता सत रही है। ये सच में बहुत दुख की बात है कि वह नेतन्याहू के नाजायज विस्तारवादी इरादों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी खजाने और खून की कुर्बानी दे रहे हैं। ये बड़ी जो है अली लारीजानी जो वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अभी पर्शियन में ये ट्वीट किया है। समीर जी बिल्कुल, ये ट्वीट किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका के लोगों से एक तरीके से सिंपैथी दिखाई। आपको याद होगा अमलेंदु जी की जो आयतुल्लाह अली खमेनी ने भी इस हमले से ठीक पहले उन्होंने यही बात कही थी कि उनकी कोई लड़ाई अमेरिका के लोगों से नहीं है। वो डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो जिस तरीके से ईरान पर हमले की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो हम इसका जवाब देंगे, लेकिन इसके लिए उनकी कोई नाराजगी अमेरिका के लोगों से नहीं है। यानी वो बिल्कुल वही बात जो ईरान के लिए बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन इसलिए करना चाहते हैं कि उनको एक अच्छी सरकार मिले। ये काम ईरान के लोगों का है, अमेरिका और इस्राइल का काम नहीं है कि ईरान के लोग कैसी सरकार चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नहीं चाहते तो बदलने का काम भी उनका है। जाहिर सी बात है, बदलने का काम भी उनका है। और किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि साहब जो मतलब कि आप जो बदलेंगे आपको पसंद नहीं है। अरे आपके लिए तो खतरा है तो दूसरे देश के लिए आप खतरा बन जाएंगे, जिसको आप मतलब आप दादा हैं क्या? हैं? वही बात है। लेकिन समीर जी, इसका विरोध ट्रंप का जो है वो अमेरिका में काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बर्नी सैंडर्स जो है वहाँ के एक प्रमुख राजनेता हैं, उन्होंने जो है कहा है कि ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान पर हमला करना पड़ा क्योंकि हम उसे न्यूक्लियर वेपन रखने की इजाजत नहीं दे सकते। सच में कुछ सवाल उठाया। यह वही प्रेसिडेंट है जिन्होंने जून में कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स खत्म कर दिए गए हैं। वही अभी बात हम लोग कर रहे थे कि जी हाँ। वियतनाम, इराक, ईरान, एक और झूठ एक और जंग। बर्नी सैंडर्स का ये बड़ा तगड़ा हमला जो है ये ट्रंप के ऊपर है कि आपने तो कहा था कि आपने उसके परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए हैं, तो अगर परमाणु हथियार आपने नष्ट कर दिए थे तो ये हमले क्यों हो रहे हैं? कह रहे हैं कि वियतनाम, इराक और ईरान, एक और झूठ एक और जंग। यानी अमेरिका की रणनीति जो है वो वियतनाम में जिस तरीके से फेल हुई, इराक में जिस तरीके से युद्ध को धकेला, वही नियति अब इसकी ईरान में होने जा रही है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हालांकि ये बात तो कहीं और की है, यहाँ से कही जाती है झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, लेकिन वो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ जो है बर्नी सैंडर्स ट्रंप के लिए कह रहे हैं। तो बिल्कुल ट्रंप अपने देश में बुरी तरीके से घिरे हुए हैं ईरान पर हमले को लेकर। यहाँ उनको लगातार अमेरिका को जो नुकसान हो रहा है, गल्फ कंट्रीज में तमाम देशों में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन पर ईरान हमला कर रहा है, और उधर ट्रंप घरेलू राजनीति में विपक्ष ही नहीं बल्कि अपने पार्टी के लोगों के भी दबाव में है ईरान पर हमले को लेकर कि आखिर ईरान पर हमला, ये इस्राइल का अपना मामला है, उसमें अमेरिका को इस तरह से कूदने की क्या ज़रूरत है, और कूदा है तो उसको इसीलिए इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ये भी बात है कि जब पिछले साल जो 12 दिन की लड़ाई चली थी उसमें भी अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ था और सीज फायर के लिए उसको मजबूर होना पड़ा था। ईरान ने कोई पहल नहीं की थी, इस्राइल और अमेरिका ने ही पहल की थी। ईरान ने तो तब भी कहा था कि ना हमने लड़ाई शुरू की है ना हमने सीज फायर किया है। हाँ बिल्कुल, उसने कहा था कि हमने ना की है ना शुरू की है,
और हम तब ख़त्म करेंगे अगर इजराइल रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे। हमने शुरू ही नहीं किए तो हमारी तरफ से कोई ख़त्म नहीं है। अगर वो हमला नहीं करेगा तो हम भी इसको लेकर कोई हमला नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर आता है, समीर जी, समझाया जा सकता है। तो यानी ईरान जो है वो साफ है और कह रहे हैं वो वहाँ के विदेश मंत्री साफ तौर पर कि भाई हम तो वार्ता की टेबल पर गए थे और आप वार्ता हमसे कर रहे थे, उसके बाद आप जो है कि वो इसको लेकर आपने हमारे ऊपर हमले का आदेश दे दिया। ये साफ तौर पर समीर जी समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। और इधर जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने साइप्रस में ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स बेस क्रॉटरी पर रात में हुए ड्रोन हमले के जवाब में कहा कि यूरोपियन यूनियन किसी भी खतरे का सामना करने के लिए अपने सदस्य देशों के साथ खड़ा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि हालांकि साइप्रस रिपब्लिक टारगेट नहीं था, लेकिन मैं साफ कर दूं, हम किसी भी खतरे का सामना करने के लिए अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर मजबूती से और बिना किसी शक के खड़े हैं। तो ये उस पर चूंकि ये हमला हुआ, हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि स्टारमर ने कि उनका इस लड़ाई से, इस युद्ध से जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल मिलकर कर रहे हैं, उससे उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। हाँ बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है उस तरह का। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई ये भी स्पष्ट किया है उन्होंने कि जो साइप्रस में हमला किया गया वो हमला था वो साइप्रस नहीं था। यानी वो टारगेट पर नहीं था, तो इसलिए ये कहा है। लेकिन समीर जो इस समय जो ऑनलाइन फुटेज चल रही हैं उनमें ये दिखाया गया कि बहरीन में जो यूएस का नेवी बेस है उसके अंदर तेज आग जल रही है और उस पर ईरान का तगड़ा हमला हुआ है। यानी यूएस का जो नेवी बेस है बहरीन में उस पर भी ईरान ने बहुत तगड़ा हमला किया हुआ है और रिपोर्ट्स में आग लगने का कारण बेस पर ईरानी हमला बताया जा रहा है, जो इस इलाके में यूएस के जरूरी नेवी ऑपरेशन होस्ट करता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का 5th फ्लीट और यूएस सेंट्रल कमांड शामिल है। यानी 5वां बेड़ा जो है अमेरिका का, उस पर हमला कर दिया है ईरान ने। बिल्कुल। अब ईरान पर हमला करने का नतीजा अब एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि क्या उसको झेलना पड़ रहा है, अमेरिका हो चाहे इसराइल हो। इसराइल को तो होना ही होना था, पड़ोसी देश है, लेकिन अमेरिका को शायद इतने बड़े नुकसान की आशंका नहीं रही होगी। लेकिन ये कहा भी जा रहा है कि उसको ये पता था कि अगर वो ईरान पर हमला करेगा तो इसी तरीके से ईरान के हमले को भी झेलना पड़ेगा जो झेलना पड़ रहा है। इसीलिए वो बार बार बच रहा था कि हमला न करे, किसी तरीके से बातचीत हो, बातचीत को आगे बढ़ाते रहें, उसको लिंगर ऑन करते रहें। लेकिन इसराइल ने मौका ही नहीं दिया। इसराइल दबाव बनाते बनाते जब थक गया तो उसने फिर हमला कर दिया। मजबूरन अमेरिका को भी उसमें उतरना पड़ा। हाँ बिल्कुल, उसमें उतरना पड़ा। चूंकि ये हुआ, ये समझा यही जा रहा है कि चूंकि इजराइल ने हमला बोल दिया तो उसके बाद फिर ट्रंप की मजबूरी हो गई उतरना। हालांकि ट्रंप पहले कहते रहते थे कि हमारा इरादा नहीं है, हम तो बात करना चाहते हैं, हमने अपनी सेना भेज दी है, हम चाहते हैं कि डील हो जाए। लेकिन लगता यही है कि जो जब गए थे वहाँ नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, उसके बाद आए हैं, उसके बाद फिर हमारे प्रधानमंत्री गए हो, प्रधानमंत्री के आने के हमारे लौटने के 12 घंटे के अंदर ये हमला भी हो गया। और इसीलिए क्या जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अभी तक खामेनेई की शहादत पर एक शब्द क्यों नहीं बोले हैं और भारत सरकार भी इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि विदेश नीति को किधर ले जाया जा रहा है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है और क्यों इसराइल और अमेरिका के साथ हम खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं जबकि वो हमलावर हैं। उन्होंने ईरान पर हमला किया है, ईरान तो अपने बचाव में, जवाब में ये कार्रवाई कर रहा है कि वो हमले कर रहा है। बहुत कई सारे सवाल हैं और ये भी है कि आखिर ईरान के साथ भारत के बेहतर रिश्ते भी रहे हैं। तमाम परिस्थितियों में ईरान भारत के साथ खड़ा रहा है, यहाँ तक कि कई बार पाकिस्तान के इस मसले पर भी ईरान हमेशा भारत के साथ रहा है। अब ये सवाल इतना है कि रूस, ईरान, इस तरह के जो परंपरागत रूप से भारत के मित्र देश हैं अमलेंदु जी, क्या अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन देशों का साथ छोड़ रहे हैं? रूस से हमने तेल लेना बंद कर दिया इसलिए कि अमेरिका ने कह दिया। अब ईरान के साथ हम इसलिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका का दबाव है, ईरान पर हमला अमेरिका कर रहा है। तो भारत की ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी भारत की है या फिर प्रधानमंत्री की है? और प्रधानमंत्री की अगर मजबूरी है तो क्या देश की विदेश नीति व्यक्तिगत उनके अपने रिश्तों से तय होगी? यही सवाल बार बार विपक्ष पूछ रहा है। बिल्कुल समीर जी, बार बार विपक्ष यही सवाल पूछा और सवाल ये है समीर जी कि मान लीजिए कि अगर ट्रंप से आप दोस्ती कर रहे हैं, अमेरिका के पाले में आप जा भी रहे हैं, तो क्या भारत और पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक पाले में रह सकते हैं? सवाल ये है। तो क्या आपने पाकिस्तान के साथ दोस्ती स्वीकार कर ली है?
तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जिस एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यानी जहां पाकिस्तान है जिसका मित्र, उसका मित्र भारत कैसे हो सकता है? तो आप जो आपके मित्र थे उनसे भी आप मतलब दुश्मनी मोल ले रहे हैं, और जो दुश्मन है वो आपका मित्र हो नहीं सकता। भाई और जिससे आप दुनिया भर में आप जाते हैं तो वहां कहते हैं कि बुद्ध का देश है, हम शांति चाहते हैं, और आप हमलावर के साथ खड़े हैं। नहीं, हमलावर के साथ खड़े, गांधी अस्पताल पर इजराइल हमला कर रहा है और आपके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है। बिल्कुल, महात्मा गांधी के नाम से बना अस्पताल है और वहां पर हमला हो रहा है, वहां पर इसराइल के जो बम है वो बरसाए जा रहे हैं, और उस पर भी भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अब देखते हैं कि इस पर और क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन ये हमले, इनकी तीव्रता और इनका जो दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है वो एक बहुत ही गंभीर, पूरी दुनिया को एक गंभीर संकट में डालने की तरफ ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ होगा, हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए, बने रहिए आप डीवी लाइव के साथ, तमाम हमारे कार्यक्रम लाइव और विश्लेषण। इसके अलावा और भी अगर कुछ बड़ी खबर आती है तो फिर हम आपके सामने होंगे उन खबरों को लेकर, उनके विश्लेषण को लेकर, उनकी जानकारी को लेकर। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेद उपाध्याय को